चलो दिखाओ, डाउट्स में आ जाओ, जो डाउट्स पूछना है पूछ लो। वो हरमन का प्रॉब्लम देख लो क्या है। What kind of animal is the dodo? बिल्कुल सही है विनीत, क्योंकि आपने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, ठीक है। लेकिन मेरे क्वेश्चन में क्या था ना, मेरे जो सेंटेंस मैंने दिया था उसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा था, तो उसमें होना चाहिए था व्हाट काइंड ऑफ एनिमल द डोडो इज, है ना। बफरिंग का देख लो इनका। शी बिड मी गुड नाइट, बिड नहीं होगा बेटा, बेड होगा वहां पे, क्योंकि बिड्स लगाना पड़ेगा, आपको पता है ना। बिड का मतलब अगर आदेश देना या गुड मॉर्निंग गुड नाइट कहना है तो बिड बेड बिडन होता है। बोली लगाने में तीनों फॉर्म सेम होता है, तो या तो शी बिड्स मी होगा अगर रूटीन की बात कर रहे हो, और शी बेड मी होगा अगर आप पास्ट की बात कर रहे हो, ठीक है। हाँ दीपक, क्वेश्चन पूछिए आप। अच्छा, एज्यूम एंड प्रिज्यूम, देखो एज्यूम का मतलब होता है मान लेना, एज्यूम करो कि आप डॉक्टर हो, है ना, कि मान लेना। और प्री बता रहा है पहले से, यानी पूर्व अनुमान हो जाता है ना, तो प्रिजम्पशन हो जाते हैं ना। वेयर कुड ही हैव गॉन नहीं होगा ना, वेयर ही कुड हैव गॉन होगा। क्यों बताओ? क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं है। मेरा नेट नहीं चल रहा है। दीपक, अगर आपका फर्स्ट क्लास है डजेंट मैटर, आपका सिर्फ एक क्लास मिस हुआ है जो लाइव अवेलेबल है टेंस में। आप टेंस का फर्स्ट क्लास देख लेना, उसमें मैंने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट करवाया है सेंटेंसेस का। 2 डेज पहले लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वोकैबुलरी की वजह से हाउ टू ज्वाइन देख लो, एक सेकंड रुक जाओ। शीट दी है आपने, पढ़ाया नहीं उसे, मैम क्या करूं? सुनो, मैंने जो शीट्स पढ़ाई है, मेरे हर क्लास के लास्ट में आप आधा घंटा वोकैबुलरी का पालोगे प्रशांत, ठीक है। और वो सारे शीट्स पोर्टल में भी शेयर है और केडी लाइव टेलीग्राम चैनल में भी शेयर है। प्रशांत का क्या डाउट है देख लो। नो इश्यूज। आप आज टेंस का फर्स्ट क्लास है, बेसिकली देखा जाए तो इसके पहले फर्स्ट क्लास में मैंने सिर्फ टेंस के बारे में एक और आउटलाइन डिस्कस किया था और कुछ नहीं किया था। अब आ जाओ टेंस में, और टेंस का मतलब क्या है पहले ध्यान से देखो। अगर मैं कह रही हूं आई टीच, है ना, टीच देख रहे हो, एक्शन दिख रहा है। आई रन, आई गो, आई कम, आपको एक एक्शन का एहसास हो रहा है। इसका मतलब है कि हम एक्शन का एहसास कर सकते हैं टेंस में। लेकिन जैसे मैंने कहा आई टीच, तो आपको यह भी एहसास हुआ कि मैं पढ़ाती हूं। आई थॉट बोलूंगी तो पता चलेगा मैं पढ़ाती थी या मैंने पढ़ाया। यानी पास्ट का एहसास जो होगा, प्रेजेंट का एहसास होगा, वो आपको टेंस महसूस कराता है। इसलिए एक्शन के साथ साथ वो टाइम का भी एहसास कराता है। सो टेंस मीन्स एक तो टाइम प्लस एक्शन। लेकिन अगर मैं कहूं आई एम अ टीचर, तो वो कोई एक्शन का एहसास नहीं करा रहा है, वो एक अवस्था का एहसास कराता है कि मैं टीचर हूं, मेरे होने की अवस्था का एहसास कराता है। आई नो यू, ये भी कोई एक्शन नहीं है, ये मेरे मेंटल स्टेटस का, मेरी मेंटल अवस्था का एहसास करा रहा है। आई लव यू, ये मेरे फीलिंग्स का एहसास करा रहा है। यानी कि जो भी हो, मानसिक अवस्था हो या दिल की अवस्था हो, इसका मतलब है कि एक्शन के साथ साथ अगर हो सकता है वो वर्ब स्टेट का भी एहसास कराए। सो टेंस का मतलब है एक्शन विथ टाइम या स्टेट यानी अवस्था विथ टाइम। जहां एक्शन की बात होती है वहां हम कोई
क्रिया की बात करते हैं, और जहां स्टेट की बात होती है वहां हम अवस्था की बात करते हैं। ये दो तरह के वर्ब्स होते हैं। एक होता है डायनेमिक वर्ब, जो आपको कुछ डायनेमिक सा फीलिंग दिखाएगा, जैसे आई रन, आई गो, आई स्पीक, आई टेल। और जो स्टेट की अवस्था बताता है ना, वो स्टेटिव वर्ब होता है। और ये टाइम का एहसास कैसे कराएगा भाई? टाइम का एहसास हम कैसे करेंगे? टाइम का एहसास कराने वाला होता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। So this is what we are going to study in tense. उठा लीजिए। हर्मन होगा डाउन वेंट द स्ट्रीम रम्बलिंग, ठीक है। क्वीन इज बदमाश औरत, जिसको मैंने कहा था इमोरल वुमेन। और लिबर्टीन, लिबर्टीन ऑलरेडी सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जनरली मैन के लिए करते हैं, लेकिन क्वीन जो है सिर्फ महिला के लिए यूज होता है। रामनारायण, हर्मन वही है। 20 माइल्स बियॉन्ड द टेरेन वॉज अ ब्रिज बिल्ट, वो होगा। चलो अभी आ जाओ। कमल, जितने मैं डाउट्स क्लियर करते जाऊं उसको डिलीट मारते जाना, ताकि फिर मुझे ध्यान रहे। अब आओ, टेंस में मैंने क्या कहा? एक्शन प्लस टाइम। टाइम बताने वाला कौन होगा? वर्ब का फॉर्म्स टाइम बताएगा। एक्शन बताने वाला कौन होगा? वो एक्शन बताने वाला वो वर्ब होगा, एक्शन बताने वाला। स्टेट कौन होगा? जो मैंने कहा अवस्था बताता है। तो रिमेंबर, हम वर्ब पर और टाइम दोनों का एहसास कराने वाला टेंस होता है। नाउ टेंस में अगर हम आए, कितने प्रकार के टेंस होते हैं? तो हम लोग जानते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर होता है। ये तीन काल होते हैं। जो वर्तमान है वो प्रेजेंट है, जो बीत गया वो पास्ट है, और जो आने वाला है वो फ्यूचर है। और अगर इन तीनों को भी अगर हम सब डिवाइड करें, तो पहला इनडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी प्रेजेंट का अगर हुआ तो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वही अगर पास्ट में आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट, वैसे ही सबके आगे पास्ट लगा दो। और फ्यूचर के मामले में भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ऐसे होगा। इसीलिए देखो इनके टाइप्स देख लो। मैम वर्ब कंप्लीट हो गया अभिनव, उसके पूरे रिकॉर्डिंग पढ़े हैं, ले लेना आप, उसमें आपकी क्लास में है। रामनारायण का मैंने खत्म कर दिया है, उसको हटा दो। कोई 1 से 4 का क्या पूछ रहा था, देख लेना। क्लियर हो गया? अब सुनो, बेसिकली जानते हो क्या होता है? टेंस जब पढ़ाते हैं ना, तो हम शुरुआत करते हैं अगर प्रेजेंट इनडेफिनिट से। प्रेजेंट इनडेफिनिट खुद में बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत अधिक कंफ्यूजिंग है, इसलिए हम प्रेजेंट इनडेफिनिट से शुरू नहीं करेंगे, हम प्रेजेंट से भी शुरू नहीं करेंगे, हम सीधा कॉन्टिन्यूअस से शुरू करेंगे। और कॉन्टिन्यूअस को एक साथ लेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, क्योंकि ये आसान भी है और तीनों कॉन्टिन्यूअस एक साथ खत्म हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले टेंस लिखो, जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है कंटिन्यूअस टेंस। पहले ये उतारिए, कंटिन्यूअस टेंस जो सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि ये इसलिए मेरे लिए आसान है क्योंकि आप तीनों को एक साथ पढ़ लोगे। कंटिन्यूअस टेंस में जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, शॉर्ट में लिख रही हूं CONT, पास्ट कॉन्टिन्यूअस
और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब ध्यान से इन तीनों को ध्यान से देखना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आपको इस नाम से ही एहसास हो रहा होगा कि प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जारी अवस्था में होना, यानी गोइंग ऑन प्रोसेस बताता है कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब मैं इसको शॉर्ट में डेफिनेशन लिख सकती हूं, गोइंग ऑन कब, एट प्रेजेंट, या गोइंग ऑन नाउ लिख दो सीधा सीधा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या है? वही सेम चीज गोइंग ऑन, लेकिन कब? इन द पास्ट। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तो गोइंग ऑन कब? इन फ्यूचर। बस डेफिनेशन खत्म है हमारा। खुद बता रहा है कि प्रेजेंट में, और ये CONT कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जारी। तो गोइंग ऑन कब? अभी। पास्ट में गोइंग ऑन और फ्यूचर में गोइंग ऑन। बस गोइंग ऑन का तो एहसास कराता है। मतलब जब भी आप कॉन्टिन्यूस बोलो आपको समझ में आना चाहिए जारी अवस्था में, जारी अवस्था में है, था और होगा। ये हो गया। अब आते हैं, अगर हम कॉन्टिन्यूस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जैसे अगर हम ये कहें कि मैं आपको पढ़ा रही हूं तो आई एम टीचिंग यू। ये तो सामने आपको दिखाई दे रहा है कि हो रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं, तो ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, कहोगे हमें दिखाई तो देता नहीं है, सामने खड़े हो जाए तो भी जाके, लेकिन हम पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, यानी कि वो पिघल रहे हैं। तो जो काम वर्तमान में हो रहा है अभी भी, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। अगर मैं ये कहूं कि परसों आई वॉज टीचिंग यू, yesterday या डे बिफोर yesterday, का परसों की बात करें तो, कल की बात करें तो yesterday, किस समय, इसी वक्त, एट दिस टाइम। तो एक छोटा सा, अब लिखना नहीं, पहले ध्यान से सुनो। जब आप आई वॉज टीचिंग यू लिख रहे हो गया अपने आप में सफिशिएंट है कि मैं आपको पढ़ा रही थी। लेकिन आप टाइम लिखना चाहते हो, आप टाइम लिखना चाहते हो कि इस समय कल। छोटा टाइम कौन है? एट दिस टाइम की यस्टरडे। ये छोटा टाइम है और ये बड़ा टाइम है, क्योंकि यस्टरडे के अंदर एट दिस टाइम आ जाएगा, है ना? तो छोटा टाइम पहले लगाओगे, फिर बड़ा टाइम लगाओगे। एट दिस टाइम यस्टरडे, ठीक है? क्योंकि यस्टरडे बड़ा टाइम है, पहले हम छोटा टाइम से चलेंगे। एट दिस टाइम यस्टरडे, मतलब मैंने एग्जैक्ट बोल दिया। एट दिस टाइम यस्टरडे ना लगाऊं तो भी एहसास तो हो रहा है कि मैं पढ़ा रही थी। और कल मैं किसी दूसरे बैच को इस समय पढ़ा रही होंगी, और आप लोग कल वीकेंड है तो आप घर जा रहे होगे। अगर मैं ये कहूं तो कहूंगी यू विल बी गोइंग होम, और स्पेसिफाई कर दे कब, एट दिस टाइम, कल, टुमारो। आप लिखना पूरा कंप्लीट एग्जांपल्स लिख लेना।
कुलदीप, बेसिक वर्ब का चैप्टर आपको खुद पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं टेंस के बाद अगला चैप्टर जाऊंगी, बेसिक वर्ब फिर से घूम के वापस आऊंगी। अगर आपको लगता है नहीं मुझे पहले देखना है बेसिक वर्ब, तो बेसिक वर्ब आप खुद देख लो, आपका उसमें सेव्ड है। ठीक है, आपके पोर्टल पे सेव्ड है, आपकी मर्जी। मैं आप टेंस पढ़ा रही हूँ, टेंस पे ध्यान देना है तो टेंस पे ध्यान दूं। उसमें वर्ब एडवांस भी सेव्ड है। अब मैं वर्ब एडवांस आज हाइड करवा दूंगी क्योंकि उससे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, इसलिए जो पढ़ा रही हूँ बस पहले उतना पढ़ो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द सिलेबस आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो, मैंने कहा आई एम टीचिंग एंड ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग। आई मतलब करने वाला, कौन है करने वाला? सब्जेक्ट। ठीक है, आई के साथ एम आता है और सिंगुलर के साथ इज आता है और प्लूरल के साथ आर आता है। अभी मैं बताऊंगी कहां है। इज एम आर और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, टीचिंग और यू का मतलब जिस पर काम हुआ उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये स्ट्रक्चर है। अब आओ पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम वॉस और वर लगाते हैं, प्लस अगेन वही सेम चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय इज हेल्पिंग वर्ब के, वॉज वर। और फ्यूचर में यू विल बी गोइंग होम, यू करने वाला सब्जेक्ट, विल या शैल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, मैं बताऊंगी कौन कहां लगता है। बी गोइंग का मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म और होम, गोइंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म और होम यानी कि ऑब्जेक्ट, यानी कि अब होम जो होता है ना वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, होम यहाँ एडवर्ब होगा। ठीक है, आई एम टीचिंग यू, आई वॉज टीचिंग यू, आई विल बी टीचिंग यू, यू ऑब्जेक्ट होता है, होम यहाँ पे एडवर्ब है। अब होम को बहुत डिटेल में पढ़ोगे प्रेपोजिशन में। आई हैड अ रेडियो क्या होता है यार? ठीक है, ये तो खाने का एहसास करा रहा है। ही वॉस नहीं, ही वर होगा। प्रंजल अभी रुक जाओ। अब आओ, ये इज एम आर वॉज वर किसके अकॉर्डिंग चलेगा? अब मैं हर टेंस में क्यों परेशान करूं कि देखो आई के साथ एम लगेगा, इसके साथ इज लगेगा, इसके साथ वॉस लगेगा। मैं सीधा ये कहूंगी आपको कि देखो आपको सब्जेक्ट का एहसास होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है, अगर आपको सब्जेक्ट का एहसास हो जाए कि सिंगुलर है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का एहसास होना चाहिए। सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है? कोई लड़का हो एक, कोई लड़की हो, कोई निर्जीव वस्तु या जानवर के लिए हम इट लगाते हैं। चलो इस जानवर के बदले में मैंने उसको नाम दे दिया डॉग, नाम दे दिया मैन, नाम दे दिया रमेश, तो नाम हो गया उसका नेम। या फिर मैं सीधा बॉय बोल दूं या डॉग बोल दूं, तो देखो सिंगुलर। ठीक है, कोई भी सिंगुलर नाउन हो या सिंगुलर प्रोनाउन हो, ही शी इट नेम, सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। और हम एक जगह ही सब खत्म कर लेते हैं। सिंगुलर वर्ब में इज आता है, सिंगुलर वर्ब में वॉस आता है, हैज आता है, डस आता है, और वर्ब का जब भी एस ई एस लगाते हैं ना वो सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया वॉस किसके साथ आएगा। ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ वॉस आएगा,
इज किसके साथ आएगा? ही शीट नेम सिंगुलर के साथ आएगा। फिर वर और आर किसके साथ आएगा? वो प्लूरल वर्ब है, वो ऑफ कोर्स प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही आएगा, यानी बहुवचन वाला सब्जेक्ट। और बहुवचन वाले सब्जेक्ट होते हैं यू, वी, दे और सारे बहुवचन प्लूरल। जैसे ये प्लूरल वर्ब की बात करें, यू आर बोलते हैं, यू वर बोलते हैं, यू हैव कम बोलते हैं, यू डू नॉट गो बोलते हैं। यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिनके साथ हम एस ई एस नहीं लगाते उनके साथ प्लूरल वर्ब आता है। सो ये है कंसेप्ट। अब कहोगे आई कहां है? तो आई सबसे अजीब सा सब्जेक्ट है। द रीजन इज, जब तक हम मानते हैं कि अच्छा आई तो एक्सेप्शन है, तो तब पता चलता ना इसके साथ तो प्लूरल वर्ब भी आएगा। लो, इसके साथ डू आ गया, इसके साथ हैव आ गया, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे बिना एस ई एस के। लेकिन अचानक देखते हैं अरे आई के साथ वॉस आता है जो कि सिंगुलर है, इसलिए आई बिल्कुल एक्सेप्शन है। ठीक है, अब आप देख लो इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम है पहले बताओ, विल शाल छोड़ के। प्रंजल आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा थोड़ी देर में, रुक जाओ। हरमन बात क्या है ना, 20 माइल्स बियॉन्ड द टेरेन वॉज बिल्ट अ ब्रिज, बिल्कुल सही है। वॉज अ ब्रिज बिल्ट से बेहतर ऑप्शन है वॉज बिल्ट अ ब्रिज, बिल्कुल सही है। हो गया। हाँ, एक चीज है, ये जो शाल और विल की बात है, अभी फिलहाल जब तक हम फ्यूचर ना पढ़ लें, हमें इतना मान के चलना पड़ेगा कि आई और वी के साथ शाल लेंगे और जितने बच गए बाकी सब उनके साथ विल लेंगे, बस ये मान के चलो। ठीक है, और देखो पहले में ही हमने इतना कंप्लीट कर दिया कि अब आपको हर टेंस में पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो कॉन्टिन्यूअस टेंस का मैंने एग्जांपल्स दे दिया, कॉन्टिन्यूअस टेंस का मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, देखो अच्छे से। फिर बता दिया भाई वॉस और वर, इज एम आर, विल और शाल किसके साथ आएगा, वो मैंने आपको एक ही में क्लियर कर दिया, ताकि इसके बाद जब टेंस में कोई दूसरा टेंस में उतरोगे तो मुझे बताने की जरूरत ना पड़े कि ये है क्या और कहां से आया है। ठीक है, अब आते हैं कि इतना तो उनको भी आता है जो स्पोकन इंग्लिश सीखे होते हैं, यानी कि राम इज गोइंग एंड सीता इज कमिंग तो वो भी कर लेते हैं। तो फिर हमें ये पढ़ के इंस्पेक्टर तो नहीं बन सकते, तो फिर क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उससे कंसेप्चुअली क्या समझना है वो पहले आगे चलो। पहले कुछ क्वेश्चंस लिखोगे, एक एक क्वेश्चन को फिर एक्सप्लेन करके करते चले जाएंगे। लिखिए क्वेश्चंस।
आई के साथ विल कब आएगा, थोड़ा रुक जाओ विकास, बस फ्यूचर में आएंगे तो समझा देंगे। लिख लिया? चलो, अब इसमें भी काफी सेंटेंसेस आएंगे। मैं 3-3 4-4 सेंटेंसेस इसलिए कराऊंगी ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आता चला जाए साथ ही साथ। देखो, सबसे पहले आई एम टीचिंग आरंट आई, क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग का है। लेकिन हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि एरेंट को, इसका मतलब एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म को एरेंट के रूप में लिया गया है, कुछ है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में बता दें कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो होता है ना, वो होता है हेल्पिंग वर्ब का और नॉट का, ये मिलके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाता है। कैसे करते हैं? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लेते हैं और ये नॉट का एन लगाते हैं, ओ को एपोस्ट्रॉफी में चेंज करते हैं और टी लगाते हैं। कुछ नहीं करते हैं, वॉस लेते हैं, एन लगाते हैं, ओ को एपोस्ट्रॉफी में चेंज करते हैं, टी लगाते हैं। सब में ऐसे ही करेंगे। हास लिया, एन लगाया, एपोस्ट्रॉफी किया, टी लगा दिया, सब का ऐसे ही है। बस ध्यान रखना 3-4 एक्सेप्शंस है, और वो है जब कैन लेते हो और फिर नॉट का एन लगा के एपोस्ट्रॉफी टी करते हो ना, तो यही गलत हो जाता है। CAN एक ही रहेगा बस, ठीक है। फिर विल नॉट का, इसका तो बिल्कुल चेंज हो जाता है, वोंट होता है। शैल नॉट का, इसका भी बिल्कुल चेंज हो जाता है, शांत हो जाता है, ठीक है। मतलब ये 3-4 है जिसमें पंगा है, और एक लास्ट पंगा है एम नॉट में, इसमें तो कुछ ज्यादा ही है। पहले तो लिख दे, एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एरेंट है, लेकिन इसमें कुछ और भी चीजें जो समझाना पड़ेगा। बाकी सब में, बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी। हैव लगाओ, एन लगाओ, एपोस्ट्रोफी टी, मस्ट का मस्ट लगा दिया, फिर एन लगा दिया, एपोस्ट्रोफी टी, इनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस सब में। यहां तक कि मे का शॉर्ट फॉर्म मे और नॉट का है, पता है? डिक्शनरी देखो ना, हालांकि ऑब्सोलीट है, नहीं यूज होता, तो भी है। यानी इनमें हमने कुछ भी ट्रिक नहीं किया, एन लगाया, एपोस्ट्रोफी टी, और कुछ नहीं किया। बस देखो, एक तो इसमें प्रॉब्लम है, इसमें, इसमें और इसमें कुछ खास प्रॉब्लम है। अब क्या है, ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं कि मैं नहीं पढ़ रही हूं, तो मैं कहूंगी आई एम नॉट स्टडिंग। आई एम नॉट स्टडिंग बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट में आओगे ना, तो मैं कहूंगी ये तो बिल्कुल सही है। अब ऐसा क्यों हुआ कि आई के बाद एरेंट गलत हो गया और एरेंट के बाद आई लगाए तो सही हो गया? ऐसा क्या हो गया? वो इसलिए हो गया कि एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता ही नहीं है। एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एरेंट हो सकता है अगर वाक्य इनवर्जन में हुआ तो। नाउ व्हाट इज इनवर्जन? जब सब्जेक्ट के पहले वर्ब दिख जाता है ना, तो वो इन्वर्जन होता है, चाहे हेल्पिंग वर्ब दिखे चाहे मेन वर्ब दिखे। अगर खाली हेल्पिंग वर्ब दिखता है तो पार्शियल इन्वर्जन होता है।
मेन वर्ब भी आ जाता है तो कंप्लीट इन्वर्जन होता है। क्वेश्चन टैग में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना था, हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लेते। और क्वेश्चन टैग में पढ़ोगे कि पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने नेगेटिव बना दिया नॉट लगा के। लेकिन आर और नॉट मिलके भी एरेंट होता है, और एम और नॉट मिलके भी एरेंट होता है। लेकिन एरेंट बस यही होगा कहां, जहां पर इनवर्जन फॉर्म में है। यहां पे कोई इन्वर्जन नहीं है, देखो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां पर नहीं लगा सकते, यहां पर चलेगा। समझ में आया? लिखिए, पहले बोलो कोई प्रॉब्लम तो। शुड नॉट का शुडंट होगा, एन एपोस्ट्रोफी टी लगा दो। हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की जरूरत इसलिए पड़ती है सुमन, क्योंकि हम चाहते हैं जल्दी बताना सब कुछ, है ना। आप देखते हो जिसका फर्स्ट लैंग्वेज है वो जो इंग्लिश है, वो वांट टू को वोना कह देता है ना। जिसका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है वो भी तो चाहते हैं कि हम निपटाएं, जल्दी जल्दी में निपटाएं, तो इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं ताकि स्मूथली और जल्दी बोलते। शुड नॉट क्यों बोले, शुडंट सफिशिएंट है, कम टाइम कम एनर्जी लेता है, इसीलिए। अभिनव जितना है उतना ही देखो। अभी टेंस में आप बिल्कुल टेंस से शुरू करो। अभिनव बिल्कुल लास्ट क्लास का देखोगे, सिर्फ एक क्लास और कुछ नहीं देखोगे, ठीक है। हरमन ऑफ कोर्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, लेकिन बी का फॉर्म हो तो मेन वर्ब पहले आ जाएगा ना। चलो लिखो नीचे, एम नॉट का एरेंट लिखना नीचे। एरेंट एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म तभी होता है, एरेंट इज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ एम नॉट ओनली व्हेन वाक्य इन्वर्जन में हो। तभी होता है जब वाक्य इन्वर्जन में हो, when the sentence is in inversion, that is helping verb subject के पहले। This means helping verb before the subject। जैसे मैंने errant I लिखा था, बिल्कुल सही था, है ना। आगे लिखो, जब ये सब एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद लगाना हो, एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद लगाना हो, इफ वी वांट टू यूज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ एम नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट, तो ये संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। जैसे आई एरेंट गोइंग लिखा था, गलत हो गया। आई एम नॉट गोइंग बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अगर आप सब्जेक्ट के बाद चाहते हो ना, wanna मीन्स want to, है ना। जब ये सब्जेक्ट के बाद लगाओगे तो एरेंट फॉर्म नहीं लगा सकते, ये सिर्फ इन्वर्जन में ही आता है इस फॉर्म में, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? हमने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी पढ़ लिया। सारे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नॉट ही थोड़ा सा चेंज हो रहा है। जब चिपक जा रहा है हेल्पिंग वर्ब के साथ तो क्या करता है, ओ एपोस्ट्रोफी में चेंज होता है, बाकी सारा सट जाता है। 4 अलग था जो मैंने समझा दिया, 3 तो आसान था, खाली कैनॉट का कांट था, डबल एन नहीं आएगा। विल नॉट का वोंट हो जाता है, शैल नॉट का शांट हो जाता है। आम नॉट का पंगा था कि उसको सीधे सीधे वाक्य में मत लगाना, खाली इन्वर्जन वाले फॉर्म में। यहां देखो, यहां दिख रहा है आपको, ठीक है। अब आओ थर्ड में और फोर्थ में। ये तो लिटरल ट्रांसलेशन वाले सेंटेंसेस में कौन सा नई चीज है? आप ट्रांसलेशन आता है? जनरली तो हम ट्रांसलेशन से इंग्लिश बोलते हैं इंडिया में, है ना। तो बिल्कुल सही क्या
कि आज बच्चा बहुत रो रहा है, हालांकि अक्सर वो नहीं रोता है। इट डजेंट क्राई उसका रूटीन बता रहा है, और आज बहुत रो रहा है वो आज का बात कर रहा है। ट्रांसलेशन है कि बच्चा अक्सर नहीं रोता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो, लेकिन आज बहुत रो रहा है। ट्रांसलेशन किया। अगर आप रात में जब बच्चा सो गया तो उसकी माँ क्या बताएगी उसके फादर को कि आज बच्चा बहुत रोया, है ना, तो पास्ट हो जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूं ट्रांसलेशन है। हो सकता है रात में उसके सोने के बाद उसकी माँ बोले कि आज बहुत रोया, तो इट क्राइड अ लॉट बोल देगी फिर तो। इसीलिए ट्रांसलेशन करना ध्यान से करना, जो बोलना चाह रहा हूं उसकी बात कर रही हूं। इसमें आओ, ये 3-4 सेंटेंस में और लिखाऊंगी इसके एग्जाम्पल में, क्योंकि ये भी ट्रांसलेशन बेस्ड है। कैसे? जब मैंने उसे देखा, देखा मतलब खत्म काम। जब खत्म काम होता है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो वो खेल रहा था, देख लो क्या है, खेल रहा था, पास्ट में गोइंग ऑन। ऐसे वाक्य आपको ट्रांसलेशन वाले मिल जाएंगे, और आपको क्या करेगा, व्हेन आई सॉ हिम ही डैश, अब प्ले लगा देगा। तो वॉज प्लेइंग कहोगे, क्यों? क्योंकि पास्ट से शुरू हुआ है तो पास्ट ही चलेगा, और ही के साथ वॉज लगता है, और मैं जब उसे देखा तब वो खेल रहा था। इसलिए ट्रांसलेशन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उसको हम इंडियंस खासकर तो गलत नहीं करते, है ना। लिखो थर्ड और फोर्थ का, ये दोनों वाक्य शब्दशः ट्रांसलेट हो रहे हैं। These two sentences are literally getting translated from Hindi. शब्दशः ट्रांसलेट हो रहे हैं। These two sentences are literally getting translated from Hindi. शब्दशः ट्रांसलेट हो रहे हैं। होम सिंग जानते हो, बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं बच्चे, एडवांस वो क्या है, मैडम कभी कुछ पढ़ा देती कभी कुछ पढ़ा दे रही है। पता है क्या, मैं भी यही चाह रही थी कि आप लोग जो देखना चाहते हो देखो, न जो देखना नहीं चाहते मत देखो, क्योंकि मॉर्निंग में पढ़ा के मैं सेव कर रही थी, अब सोच लो। लेकिन बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं, मुझे लगता है कि यार क्या करूं, छोड़ दो, हटा देती हूँ। ठीक है, चलो लिखो। समझ में आया कि ये शब्दशः ट्रांसलेट हो रहे हैं। एग्जाम्पल लिखो 3-4 और।
गया? चलो ठीक है, आप लोग जैसा बोलो। जेपी यादव, यही प्रॉब्लम है ना, जिनको बाउंस करता है फिर वो कहते हैं पता नहीं क्या पढ़ाया। मैं कह रही हूँ कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, अगर मैं लोड कर रही हूँ, इट इज बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ के जल्दी खत्म करके जाना है, एग्जाम देना है। लेकिन जो 2019 वाले हैं वो बिल्कुल बिल्कुल डेट वाइज देखो, मंडे वेंसडे फ्राइडे का क्लास को ही देखोगे बस। ठीक है, अब आओ, ये दोनों ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस। लाइट चली गई, लाइट चली गई जब हम एग्जाम, हम स्टूडेंट है सब, जब हम एग्जाम दे रहे थे। दे रहे थे का इंग्लिश क्या होता है? गिव नहीं होगा यहाँ पे, एग्जाम बच्चे टेक करते हैं, टेकिंग द एग्जाम। देखो हिंदी में सोचो ना, बिजली चली गई कब? जब हम एग्जाम दे रहे थे। यहां तक कि कई बार वेन के जगह पे वाइल हो सकता है, ध्यान दो। वाइल तो और ज्यादा बताता है, वाइल का मतलब होता है के दौरान, और के दौरान का मतलब जब हो रहा था, तो इसका मतलब ज्यादा आसानी से पता चलेगा। वाइल तो और बताता है कि कॉन्टिन्यूअस, वाइल का मतलब होता है के दौरान, और के दौरान वो क्या हो रहा था ना, ठीक है ना। इसीलिए ध्यान रखना कि इस तरह के सेंटेंस में लिटरल ट्रांसलेशन सोच सकते हो। उसके टखने में मोच आ गई, स्प्रेन का मतलब होता है मोच, और एंकल होता है जो आपकी फीट के ऊपर जो हड्डी दिखता है ना, टखना जिसको कहते हैं, वो होता है। उसके टखने में चोट लग गई जब वो फील्ड में काम कर रहा था, वॉज वर्किंग इन द फील्ड। यानी देखो, ये थर्ड फोर्थ और ये दोनों एग्जाम्पल से हमें एक काम करते ना, थर्ड फोर्थ था ना, इसका नंबरिंग ऐसे कर देते हैं ताकि मुझे लिखवाने में आसानी हो, ऐसे कर दे। यानी थर्ड से लेकर सिक्स तक हमें एक बात का एहसास हो रहा है कि एक काम जब हुआ, उस काम के दौरान दूसरा हो रहा था, तो इसको हमने सिंपल पास्ट में लिखा और दूसरा को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखा। ऐसे भी वो पास्ट का ही था, प्रेजेंट का तो था ही नहीं, है ना। मतलब जब सॉरी थर्ड नहीं होगा ना बेटा, थर्ड नहीं, फोर्थ से, थर्ड का मैं अलग करवा दूंगी, अभी थर्ड का तुरंत कराऊंगी। फोर्थ का, जब मैंने उसे देखा, जब मैंने देखा सिंपल पास्ट, वो खेल रहा था। फिफ्थ में आओ, लाइट वेंट आउट, चली गई जब हम एग्जाम दे रहे थे। उसके टखने में चोट लग गई जब वो फील्ड में काम कर रहा था। देख लो, ठीक है। दिस मीन्स 4 से लेकर 6 तक का हम समझ सकते हैं कि ये फॉर्मेशन, ये स्ट्रक्चर में हम दिखा सकते हैं कि जब जो काम चल रहा था और उस दौरान कोई दूसरा काम हुआ, वहां पर एक सिंपल पास्ट में और दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। मतलब जब दो एक्शन मुझे पास्ट में दिखाई दे, दूसरा जब हो रहा था तो पहला हुआ, तो पहला सिंपल पास्ट में और दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। यानी जो हो रहा था वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में और जो हुआ वो सिंपल पास्ट में, है ना। तो ये 4, 5 और 6 तो बिल्कुल एहसास करा रहा है एक ही चीज का। लिखो 4, 5 और 6 का। जब दो एक्शंस पास्ट के दिए गए हो, when two actions of the past are given, जिनमें से एक उस समय हुआ जब दूसरा जारी था, out of which one took place while the other was going on,
जिनमें से एक तब हुआ जब दूसरा जारी था, तो जारी एक्शन को पास्ट कंटिन्यूअस में लिखें. द गोइंग ऑन एक्शन विल बी इन पास्ट कंटिन्यूअस. तो जारी एक्शन को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखें. द गोइंग ऑन एक्शन विल बी इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस. और जो एक्शन उस दौरान हुआ वो सिंपल पास्ट में लिखे. और जो उस दौरान हुआ वो सिंपल पास्ट में लिखे. एंड द एक्शन दैट टुक प्लेस विल बी इन सिंपल पास्ट टेंस. एक्शन दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दैट टाइम, जो एक्शन उस दौरान हुआ वो सिंपल पास्ट में लिखे. एंड द एक्शन दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दैट टाइम will be in simple past tense. मैंने कहा अगर दो यहां पर वर्ब कर लेना. मैंने टेकिंग खाली अलग टेकिंग थोड़ी होगा, वर्ब भी तो होगा, वी वर्ब टेकिंग होगा ना, ये अलग से टेकिंग नहीं होगा. अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा. मैंने कहा दो एक्शन पास्ट में दिए गए हो. अगर टू एक्शंस पास्ट में दिए गए हो, उनमें से एक जारी अवस्था में है जिस दौरान दूसरा एक्शन हुआ. वो जारी अवस्था में काम कर रहा था, उसी दौरान उसके टखने में मोच आ गई. तो जो जारी एक्शन होगा उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखोगे और उस दौरान जो एक्शन हुआ वो सिंपल पास्ट में लिखोगे. बस वही चीज तो मैंने बताया. और सबसे आसान बात क्या है ना कि ये आपको लिटरल ट्रांसलेशन है हिंदी टू इंग्लिश. इसमें कुछ नया चीज है ही नहीं पढ़ने को. हाँ, वर्ड लगेगा, वो गलती से मेरा हो गया था. और बताओ, चलो बोलो. अब सेवेंथ में आओ. तो सेवेंथ में कुछ लोग कहते हैं कि मैम फिर तो होगा when he was trying to overtake it. अरे यार, ये मैंने कोई नियम कानून थोड़ी पढ़ाया आपको. मैंने ये कहा है कि देखो ना, ट्रांसलेट करो, समझ में आ रहा है ना कि जब वो काम कर रहा था तब उसके टखने में चोट लग गई. जब वो एग्जाम दे रहा था तभी, जब हम एग्जाम दे रहे थे तभी लाइट चली गई. लेकिन एक बात बताओ, कोई भी बस या ट्रक को जो ओवरटेक करता है वो ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था थोड़ी बोलते हैं. कई बार होता है ना, बस उसने ओवरटेक करने की कोशिश की और बस ने कुचल दिया, यानी एक गलती हुई और खत्म. तो हम उसको जारी अवस्था में थोड़ी हमेशा रखना जरूरी है. ये ध्यान रखना कि वाइल जारी अवस्था दर्शाता है, लेकिन व्हेन जारी अवस्था थोड़ी दर्शाता है. व्हेन का मतलब जब, तो जब का मतलब जब ये हुआ तब ये हुआ, दोनों एक ही टाइम पे तो हो सकता है. मतलब जब उसने ओवरटेक करने की कोशिश की, बस ने उसे कुचल दिया. ये पैसिव वॉइस है ना, ये पैसिव वॉइस है. द बस नॉक्ड हिम डाउन, ही वॉज नॉक्ड डाउन, पैसिव वॉइस है. इसीलिए आपको लग रहा है कि वॉज के बाद ये क्या है, आईएनजी क्यों नहीं है. ये पैसिव वॉइस है. वो कुचला गया. एक्टिव वॉइस बनाना है तो मैं कहूंगी द स्पीडिंग बस कुचल दिया. कुचल देना इस मोड या नॉक्ड, मोड हिम, खत्म मामला है ना. मोड हिम यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहां पर भी, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहां पर भी. ये क्या है, ये तो पैसिव वॉइस है, इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया पैसिव वॉइस में. डजंट मैटर, पैसिव वॉइस नहीं समझ में आए तो एक्टिव वॉइस देखो. मैंने जरूरी थोड़ी है कि दोनों एक्शन में एक जारी अवस्था में दिखेगा. हो सकता है पहला तब हुआ जब दूसरा हुआ एक टाइम पे, ठीक है ना. जब ये भी मैं कह सकती हूँ जब मैं आई तब तुम पहुंचे, यानी यू केम व्हेन आई अराइव्ड, तो दोनों तो एक ही टाइम पे हुआ. ये हमेशा जरूरी नहीं है 4 to 6 वाले. लेकिन मैं क्यों बार बार इसको एम्फसाइज कर रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में ये आते हैं. ये क्यों लिखा कि आप एक माइंड सेट पे मत चल जाओ कि एक होगा तो दूसरा उस समय चल रहा होगा. ऐसा थोड़ी है, दोनों हो सकता है सेम टाइम पे हो. When I reached the station, the train departed, उसी समय डिपार्ट किया.
When I reached the theater, the movie started. जब मैं पहुंची तो मूवी स्टार्ट किया. हो सकता है दोनों एक ही टाइम पे हुआ, तो इसीलिए दोनों सिंपल पास्ट में भी हो सकता है ना. हाँ देखो, अभी मैंने बता दिया 7 में ट्राइंग जरूरी नहीं है. स्पीडी बस नहीं होता है बेटा, स्पीडिंग बस होता है. स्पीडिंग बस का मतलब होता है, देखो स्पीडी ट्रायल होते हैं कोर्ट में, है ना. तेजी से जो ट्रायल होता है वो स्पीडी ट्रायल होता है. स्पीडिंग बस का मतलब होता है जो रफ्तार बढ़ाए हुए है ना, रफ्तार बढ़ाया हुआ तो स्पीडिंग ट्रक होता है. जो किसी से कंपीट कर रहा है या तेजी से चल रहा है ना. बस जो बहुत तेज भाग रही होती है उसको स्पीडिंग बस या स्पीडिंग ट्रक ऐसे यूज करते हैं. बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? यहां तक जो मैंने आपको बताया है वो एक ही चीज पर बार बार एम्फसाइज कर रही हूं मैं, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में सब में एक ही तरह के. पहले तो सवाल क्या बताया, ये 5, 4 और 6 जो था, 4, 5, 6, ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूस के क्वेश्चन से जो आते हैं. ये मैंने अपने आप एक एक्सेप्शन दे दिया ताकि आप एक ही माइंडसेट से ना चलो. उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से क्या क्वेश्चन आते हैं, चलो पास्ट कॉन्टिन्यूस से क्या क्वेश्चन आते हैं. तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, अब उसमें आते हैं. लिखो पहले सेंटेंसेस लिखो. सेवेंथ का बेटा मैंने ये समझाया विशाल, कि सेवेंथ में ये मैं कह रही हूं कि भाई जैसे उसने ओवरटेक करने की कोशिश की वैसे ही स्पीडिंग बस ने उसे कुचल दिया. उसी का पैसिव वॉइस बना दिया, ही वॉज रन ओवर बाय द स्पीडिंग बस. यानी कि दोनों एक ही टाइम पे हुआ. कोई जरूरी नहीं कि पहला हुआ तो दूसरा हो रहा था. वो हमेशा फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है. पास्ट परफेक्ट का नहीं है. जेपी यादव, जो मैंने ट्रेन वाला सेंटेंस बोला है ना, वो पास्ट परफेक्ट टेंस तब बनेगा जो बिफोर आफ्टर लगाओगे. बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, जब तक मैं पहुंची, तब कहेंगे ना तो ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी. मैंने व्हेन लगाया है. फेसिंग द एग्जाम नहीं होता. परीक्षा देने के लिए टेकिंग सबसे अच्छा वर्ड है और उसी से क्वेश्चंस भी आते हैं, ये ध्यान रखना आप. चलो अब आओ 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना. अगर मैं कहूं आई एम लविंग आइसक्रीम्स, आई एम लविंग, इसका मतलब हो गया कि मैं पसंद कर रही हूं, बहुत ज्यादा चाहती हूं चीज को. तो चाहना, व्हाट इज चाहना? या तो दिल में वो है या तो नहीं है. ऐसा लव और लाइक ऐसा कोई वर्ब नहीं है जो आप कर सकते हो, यानी वो आप करते नहीं हो, वो होता है. मैंने कई बार मजाक में ही वो गाना रिपीट कर देती हूँ कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है.
राइट? क्यों? द रीजन इज, इंग्लिश के अकॉर्डिंग समझो भाई, अब दिल पे मत जाओ, क्योंकि ये सारे एक्शंस किए नहीं जाते हैं, ये होते हैं। अब लव क्या करोगे भाई, उसमें क्या आप प्लान करके आते हो कि हाँ अब मुझे लव करना ही है, राइट? सो रिमेंबर, दीज आर सर्टेन वर्ब्स जो आईएनजी फॉर्म में नहीं आते, क्योंकि वो मेंटल या इमोशनल स्टेट को बता रहे होते हैं। जैसे नो, मैं जानती हूँ, ठीक है जानती हूँ, नहीं जानती हूँ, नहीं जानती हूँ, ये जान रही हूँ क्या हो सकता है, राइट? इसीलिए लव हो या नो हो या लाइक हो, ये सारे वर्ब्स आईएनजी फॉर्म में नहीं हो सकते। अब मैं कहूं कि मैं कॉफी के वनस्पत चाय को पसंद करती हूँ ज्यादा, तो ज्यादा पसंद करने के लिए प्रेफर हो गया। पसंद करने के लिए जब लाइक में आईएनजी नहीं लगा सकते, तो फिर मैं उसी चॉइस को दर्शाने के लिए प्रेफर में आईएनजी कैसे लगा दूं? द रीजन इज, ये सारे वर्ब स्टेट वाले वर्ब है। स्टेट वाला वर्ब का मतलब जो अवस्था बताता है। कैसा अवस्था? अगर मैं कहूं मेरे पास एक गाड़ी है, और मगर मैं ये लिख दूं आई एम हैविंग या ओनिंग अ कार, हैविंग या ओनिंग अ कार, तो अब हिंदी में ही कभी ऐसे नहीं कहोगे कि मेरे पास एक गाड़ी हो रही है। भाई मेरे पास एक गाड़ी है या नहीं है, बस इतना ही तो बता सकते हैं। मेरे पास एक गाड़ी हो रही है क्या होता है? सो आई एम हैविंग अ कार या आई एम ओनिंग अ कार कुछ नहीं होता। द रीजन इज, आप इनको कभी भी जारी अवस्था में नहीं दर्शा सकते। तो क्या करें? आई है तो लव कर दो, और शी है तो नोज कर दो। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज हो जाता है। आई वॉज प्रेफरिंग है, पास्ट बता रहा है, तो प्रेफर्ड कर दो। यू आर लाइकिंग है तो लाइक कर दो। आई एम लविंग है तो लव कर दें, और आई एम हैविंग अ कार तो आई हैव अ कार कर दें। आई ओन अ कार कर दें। अरे क्या हुआ? ओके, आई एम हैविंग अ कार कर दें या आई ओन अ कार कर दें, राइट? बोलो कोई प्रॉब्लम? अभी आ रही हूँ उसी में, अभी आ रही हूँ। मैकडी का बात कर रहे हो ना, रुको। प्रेफर्ड में डबल आर लगाओगे बेटा। जो आपने बोला है ना वो अमेरिकन स्पेलिंग है, ठीक है? हो गया? चलो अब ध्यान से सुनो। इसी में आप कहोगे भाई आई एम लविंग इट तो सुना है, आई एम लविंग इट तो मैकडी का एड में आता है, ठीक है, वो सही कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपको ये दिखाना चाह रहा है कि भाई वो आंख बंद करके वो खा रहा है और उसको बहुत अच्छा लग रहा है, उसको वो एंजॉय कर रहा है। आई एम लविंग इट। जब आप किसी चीज को उसी समय एहसास कराते हुए दिखाना चाहते हो ना, तब हम उसको आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं, वो मैं बाद में आऊंगी। अगर मुझे कहोगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये आएगा तो मैं कहूंगी आई एम लविंग गलत है, आई लव इट होगा। अब मैकडी का एड में कैसे है मैंने बताया। उसके एडवर्टीजमेंट को देखो, आंख बंद करके वो उसको एंजॉय कर रहा है, तब कह रहा है आई एम लविंग इट। लेकिन एक चीज और है कि आई एम लविंग इट उनका टैगलाइन है, अब वो उसकी मर्जी कंपनी का नाम गलत रखे, अपने टैगलाइन को इंग्लिश में गलत रखे, है ना? अब उनके पास वो है, उन्होंने अपनी कंपनी का टैगलाइन बनाया। मान लो मैंने केडी कैंपस को रजिस्टर्ड करवा लेती, केडी और कैंपस करके, तो क्या रजिस्टर्ड नहीं होता? हो जाता। सी स्पेलिंग सही है, लेकिन अगर मैं कैंपस का स्पेलिंग में ये स्पेलिंग कर देती तो रजिस्टर्ड तो मेरा तब भी हो जाता।